प्रेरणा आधार डीबीटी का ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिलेगा। सारे टीचर्स हमारे पहले से भी यूज कर रहे हैं, उन्होंने स्टूडेंट एनरोलमेंट का काम भी ऐप के माध्यम से किया था। तो गूगल प्ले स्टोर पे जाके प्रेरणा आधार डीबीटी नाम से सर्च करेंगे तो आपको वो ऐप मिलेगा, जिसमें आपको उसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद उसको आपके स्क्रीन पे एक आइकन दिखेगा प्रेरणा डीबीटी करके, उसको आप ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा प्लीज सेलेक्ट योर डिस्ट्रिक्ट। आप जिस डिस्ट्रिक्ट में कार्यरत हैं वो डिस्ट्रिक्ट आपको चूज करना है, चुनना है। जैसे मैंने अभी सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट चुना कि सहारनपुर में कार्यरत हैं। नेक्स्ट के बटन पे हम जाएंगे और अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जिसपे कि अभी तक आपके पास एमडीएम में जो आप लोगों ने मोबाइल नंबर अपना रजिस्टर करा रखा है वो नंबर का प्रयोग करना है। जिन अध्यापक का मोबाइल नंबर हो सकता है अभी रजिस्टर्ड ना हो तो वो अपने खंड शिक्षा अधिकारी से संपर्क करके उसको रजिस्टर भी करा सकते हैं। और हमने उसको पोर्टल पे भी, इस ऐप पे भी ऑप्शन दे दिया है कि अगर आपके यहाँ किसी एक अध्यापक का मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तो बाकी अपने उसके यहाँ अगर 4 अध्यापक कार्यरत हैं तो उनका मोबाइल नंबर भी ऐप के माध्यम से रजिस्टर कर सकते हैं। अब आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंटर करना है। उसके बाद नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करने के बाद एक 4 अंक का ओटीपी आएगा। ओटीपी 4 अंक का जो आएगा उसमें कई कंफ्यूजन हो जाते हैं कि जो 4 अंक का ओटीपी आया है क्या उसी को पिन बनाना है, जो एंटर पिन बनाना है। तो ऐसा नहीं है, वो ओटीपी ऑटो रीड करके आपकी फोन को वेरिफिकेशन के लिए होता है कि आपने जो नंबर यूज किया है वो आप ही के पास है, किसी अदर पर्सन ने आपके नंबर का प्रयोग नहीं कर रहा है कि उसका मिसयूज ना कर सके। फिर इसके बाद एंटर पिन का जो ऑप्शन है वो आप अपनी इच्छा अनुसार बना सकते हैं। जैसे आपने अपने ये गाड़ी का नंबर बना दिया जो आपको याद रहे, कोई और डिजिट बना दी, डेट ऑफ बर्थ बना दी जो आपको हमेशा याद रहे। उसके बाद आपको रजिस्टर कर देंगे, ये नंबर आपका रजिस्टर्ड हो गया। अगर आपका नंबर विभाग के पास रजिस्टर नहीं है यूपीएमडीएम पे तो वो आपको बताएगा कि आपका नंबर रजिस्टर्ड नहीं है। तो उस दशा में आप 2 कार्य कर सकते हैं। आपके जिस अध्यापक का नंबर रजिस्टर्ड हो उनसे कह सकते हैं कि आपका नंबर रजिस्टर कर दें, या आप अपने बीओ से संपर्क करके, खंड शिक्षा अधिकारी से संपर्क करके अपना नंबर रजिस्टर करा सकते हैं। अब जो पिन हमने बनाया था, जैसे आपने डेट ऑफ बर्थ का पिन बनाया, गाड़ी नंबर का आपने पिन बनाया, उसके थ्रू आप इसको लॉग इन कर जाएंगे। जैसे कि आप सारे ऐप अभी लॉग इन करते हैं प्रेरणा से, आप लोगों ने टीचर ऐप भी प्रयोग किया, स्टूडेंट एनरोलमेंट ऐप का भी प्रयोग किया, जो आप लोगों ने सफलतापूर्वक हम लोग को यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन दी। तो उसी तरीके से लॉगिन का प्रोसेस है। हम लॉगिन करेंगे तो अब यहाँ पे ये 1 टाइम प्लीज वेट दिखाएगा कि आपके जितने बच्चे आपके उस विद्यालय में होंगे वो बच्चे आपके हमारे डेटा सर्वर से लाएगा आपके फोन में। तो इसमें आपको थोड़ा सा धैर्य रखना होगा, जहां पे बच्चे ज्यादा होंगे वहां पे थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा, प्लीज वेट करके आपको दिखेगा, लेकिन बच्चे आपके आएंगे। नेट की कनेक्टिविटी आपको इस समय तो प्रॉपर चाहिए होगी कि बहुत स्कूलों में हमारे यहाँ 500-600 बच्चे हैं, तो टाइम प्रोसेस हो सकता है 1 मिनट लग जाए, तो आपको वेट करना है धैर्य रखते हुए। इसके बाद आपको इसमें 2 ऑप्शन दिखेंगे। पहला ऑप्शन आपको दिखेगा डीबीटी, दूसरा दिखेगा वेरीफाइड एंड ड्रॉप आउट रिपोर्ट। उसके ऊपर आपको अपनी डिटेल दिख रही होगी कि नाम क्या है, किस डिस्ट्रिक्ट में है, ब्लॉक क्या है, स्कूल का नाम क्या है, स्कूल का टाइप क्या है, पीएस है, यूपीएस है, कंपोजिट है, डेजिग्नेशन हमारी क्या है, वहां पे मोबाइल नंबर क्या है,
और ऐप का वर्जन क्या यूज कर रहे हैं। हो सकता है आप लोग अभी भी बहुत लोग स्टूडेंट एनरोलमेंट वाला यूज कर रहे हो, तो इससे आप जान सकते हैं कि ऐप का वर्जन हम क्या प्रयोग कर रहे हैं। हम डीबीटी के आइकन पे क्लिक करेंगे जब भी हमको अब इस पे कार्य करना है आगे की हमें जो प्रक्रिया करनी है, तो हम डीबीटी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक विंडो दिखेगी टीचर इंफॉर्मेशन की। अब इसमें आपके विद्यालय में जितने भी टीचर एमडीएम पे दर्ज होंगे, जो इस पे अभी आप लोग को आईवीआर कॉल भी आती है, वो आपको यहाँ पे प्रदर्शित होंगे। आपको लगता है कि पिछले 1 साल से लॉकडाउन रहा, चीजें एमडीएम की नहीं चली, तो बहुत सी चीजें हो सकता है अपडेट ना हो। तो आपको लगता है कि जैसे कि विकास कुमार जी हैं, वो अब चले गए हैं, हमारे यहाँ से स्थानांतरण हो गया है, या कि किसी कारण से वो विद्यालय उन्होंने छोड़ दिया है, तो आप इसमें रिमूव कर सकते हैं उनको। रिमूव करने के पहले अगर धोखे से आपसे पता चला किसी गलती से कारणवश उस पर टच हो गया, तो उससे पहले वो आपसे पूछेगा कि आप इसको हटाना चाहते हैं। आप अगर कहेंगे नहीं नहीं हटाना चाहते हैं, तो आपका वो उसी स्थिति में पुनः आपको वापस दिखेगा। लेकिन आप कहते हैं नहीं, इनको हटाना चाहते हैं, ये अब हमारे विद्यालय में नहीं है, जैसे ही हम इसको हाँ के बटन पे क्लिक करेंगे, बटन प्रेस करेंगे, दाबेंगे, तो ये हमारे सिस्टम में सूचना मिल जाएगी कि आप इनको अपने इस विद्यालय से हटाना चाहते हैं। और हमारे कॉल सेंटर के माध्यम से इसको कंफर्मेशन ले लिया जाएगा इनसे कि क्या आप इस विद्यालय में नहीं है, तो उनको हटा दिया जाएगा, और जिस विद्यालय में वो होंगे उनको उस विद्यालय में कॉल सेंटर के माध्यम से रजिस्टर्ड हम कर सकते हैं। तो आप रिमूव पे हम जैसे क्लिक करते हैं और हाँ पे हमने क्लिक किया, तो ये रीजन पूछेगा कि रिटायरमेंट हो गए हैं, ट्रांसफर हो गया, हो सकता है किसी कारण से उनकी डेथ भी हो गई हो, या किसी कार्रवाई के कारण सस्पेंड चल रहे हो। तो अभी 4 कारण से आप इनमें हटा सकते हैं। जैसे अभी हमने इनको रिटायरमेंट का ऑप्शन चुना और रिमूव रीजन पे क्लिक कर दिया, तो अब हमारे इसमें विद्यालय में 2 अध्यापक बचे हैं। अब ये हमें पता है कि हमारे यहाँ 2 ही अध्यापक हैं वर्तमान में, और हो सकता है किसी विद्यालय में 3 हो, लेकिन हमारे यहाँ 2 ही प्रदर्शित हो रहे हैं, तो आप इसमें एक अध्यापक को जोड़ सकते हैं। और ये प्रक्रिया इसलिए रखी गई कि बहुत से विद्यालय में हो सकता है बच्चों का काउंट ज्यादा हो, 300, 400, 500 के आसपास हो, तो हम उसको क्लास वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जिससे कि काम आसानी से और बिना लोड के एक आदमी के ऊपर बर्डन के हो सके। अब इसको हम एक ऐड करके आपको दिखा देते हैं किस पद पे हैं वो। असिस्टेंट टीचर हैं, शिक्षा मित्र हैं, या उनको एडिशनल चार्ज मिला हुआ है हेडमास्टर का, या एडिशनल चार्ज मिला हुआ है असिस्टेंट टीचर का, या इंचार्ज हैं, अनुदेशक हैं। उनका मोबाइल नंबर विशेष रूप से ध्यान दें कि वो सक्रिय हो, चालू हालत में हो, इनकमिंग बंद ना हो, क्योंकि उसमें एक 4 अंक का ओटीपी आएगा, तभी वो उस ऐप का प्रयोग कर सकेंगे। होता क्या, हम लोग यूज करते हैं, कभी कभी ध्यान नहीं रहता है, 2 सिम होने के कारण एक नंबर हमारा बंद हो जाता है, उस पर ओटीपी नहीं आती है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि नंबर वही यहाँ पे एंटर करें जो कि वर्तमान में चालू स्थिति में हो। टीचर एचआरएमएस कोड, क्योंकि हमारे सारे अध्यापक मानव संपदा पे आज की डेट में पंजीकरण है, रजिस्टर्ड है, सबने अपना अपना मानव संपदा पे रजिस्टर करा रखा है, तो उनका मानव संपदा की आईडी जो है, जिसको आईडी और कोड जो सेम है, आईडी और कोड, वो यहाँ पे एंटर करना है। एंटर करने के बाद इसको हम एक बार ध्यान पूर्वक देख लेंगे कि हमने ये इंफॉर्मेशन भरी है, ये हमारे विद्यालय में कार्यरत है। हम ऐड टीचर कर देंगे, तो ये हमारे सिस्टम में आ जाएंगे कि हमने इनको भी ऑथराइज कर दिया। लेकिन अभी ये आपने ऑथराइज तो इनको कर दिया, लेकिन अभी ये लॉगिन नहीं कर पाएंगे ऐप पे। क्यों? आपने तो ऐड कर दिया,
तो हमारे स्टेट के कॉल सेंटर से, जो हमने डीबीटी के लिए भी रखा है, उससे जिनको अध्यापक को आपने ऐड किया उनके पास कॉल जाएगी, उनसे पूरी कंफर्मेशन ली जाएगी कि आप इस विद्यालय में इस पद पर, और ये आपका मोबाइल नंबर है और ये आपका HRMS कोड है, वो कंफर्मेशन ली जाएगी। वो उस चीज को कंफर्म करेंगे, उसके तुरंत बाद वो रजिस्टर अपने मोबाइल पे उसको करके प्रयोग कर सकते हैं। हमने सारी इंफॉर्मेशन देख ली कि अब सारी इंफॉर्मेशन हमारी टीचर की, इनमें आपको यहाँ पे बच्चे दिखेंगे कि आपके 23 बच्चे थे, ये पूरे आपको लिस्ट दिखेगी, आप एक एक करके पूरी लिस्ट को देख सकते हैं। अब इस लिस्ट में आपको जो बच्चे आपके यहाँ वर्तमान में हैं उनको वेरीफाई के बटन पे क्लिक करना है। तो उसके बाद भी सिस्टम पूछता है आपका उसका ऐप पूछेगा क्या आप छात्र को वेरिफिकेशन करना चाहते हैं, तो आप हाँ के बटन पे क्लिक करेंगे तो वो वेरिफिकेशन होके आपको सबसे नीचे आता जाएगा, जिससे कि आपको बार बार नीचे ना आना पड़े। जो बचेंगे वो हमेशा आपको सबसे टॉप पे दिखेंगे। अगर आप किसी बच्चे को लगता है कि ये बच्चा पहले हमारे यहाँ अभी इसी सत्र में विद्यालय में था, लेकिन किसी कारण से वो बच्चा ड्रॉप आउट हो गया, विद्यालय छोड़ के चला गया, तो उसको हम ड्रॉप आउट पे मार्क करेंगे। तो हम ड्रॉप आउट का रीजन पूछते हैं कि किस कारण से ड्रॉप आउट हो गया। उसके कई कारण हो सकते हैं, विद्यालय में दूर होने के कारण, पढ़ाई में कठिनाई के कारण, परिवार घुमंतु होने के कारण, कई कारण हो सकते हैं। जिस कारण से वो बच्चा विद्यालय छोड़ के गया है उसमें उसका सेलेक्ट करना है। जैसे हमने ये किया कि ईंट भट्टों पे काम करने के कारण ये विद्यालय कुछ हमारा विद्यालय छोड़ के अपने, हो सकता है होम जनपद में चले गए हो, तो आप इसको ड्रॉप आउट कर देंगे तो ये ड्रॉप आउट में मार्क हो जाएगा। इसी तरीके से आप जब तक सारे बच्चों को एक बार वेरीफाई नहीं कर देंगे आप सिस्टम में आगे नहीं जा पाएंगे। ये आपका सारा वेरिफिकेशन हो गया। आप एक बार चेक भी कर लेंगे कि हमने सारे बच्चों का वेरिफिकेशन कर दिया है। इसके बाद आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करके मेन जो प्रोसेस है उस पे हम आगे बढ़ेंगे इस तरीके से। उसके बाद आपको ये एक स्क्रीन खुलेगी जिसमें विद्यालय की सारी इंफॉर्मेशन आपको दिखेगी, लेकिन इसमें आपको अपने विद्यालय का यूडाइस कोड बिल्कुल सही तरीके से भरना है, क्योंकि अभी जो पीछे हमने स्टूडेंट काउंट भरवाया तो उसमें कुछ विद्यालय का हमारे पास यूडाइस कोड गलत आया, लेकिन इसमें आपको अपने विद्यालय का ध्यान पूर्वक देखते हुए यूडाइस कोड भरना है। विद्यालय आपका किस कैटेगरी का है आपने भरा था यूडाइस में पोर्टल में, उससे हमने यहाँ पे लिया है, आपको यहाँ पे दिखेगा। अब आपको विद्यालय के छात्र पंजिका के अनुसार 21-22 में नामांकित कुल छात्र छात्राओं की संख्या भरनी है। जिस दिन आप ये कार्य करने जा रहे हैं उस दिन आपके छात्र पंजिका में कितने बच्चे पंजीकृत हैं, कितने बालक कितने बालिकाएं। जैसे मैंने दिया कि 25 बालक हैं 25 बालिकाएं हैं, तो टोटल 50 हो गया। इसी को हम चेंज करते हैं, तो हमने लिखा 30 बालिकाएं हैं 25, तो टोटल 55 एनरोलमेंट हमारा जिस दिन हमने भरा उस दिन 21-22 का हम मान के चलेंगे कि आपके विद्यालय में 55 बच्चों पे आपको आधार का, उनके गार्जियन के आधार को सत्यापित करना है। इसके बाद हम सेव के बटन पे क्लिक करेंगे। तो उसके बाद ये जो हमने 3 प्रोसेस अभी पीछे किए, टीचर अलॉटमेंट, बच्चों का वेरिफिकेशन और एनरोलमेंट, हमने दिया कि हमारे आज इस सत्र में जिस डेट में हम बैठे, आज की डेट में हम कार्य करने बैठे थे, कितने पंजीकृत हैं, वो सिर्फ आपको एक बार करना है, वो आपको बार बार नहीं करना है। उसके बाद आपको ये एक स्क्रीन दिखाई देगी जिसमें हमने आपको क्लास दिखाया है, स्टूडेंट का काउंट है, अलॉटमेंट है और टीचर का नेम है। हम अपने आप को क्लास अलॉट कर लेंगे। जैसे हमारे विद्यालय में हो सकता है 500 बच्चे हों, हर क्लास में 100-100 बच्चे हैं। हमने क्या क्या हमारे विद्यालय में 5 टीचर भी हैं, तो हम अपने को ले लेंगे कि हमने एक क्लास ले लिया कि हम
5 क्लास हमने सेलेक्ट कर ली, हमने उसको अपने आप को अलॉट कर लिया। ये आपको क्लास 5th मैंने सेलेक्ट की थी, जिसमें 4 बच्चे थे। इसमें रेखा जी को ये सेलेक्ट क्लास अलॉट हो गई। अब हमारे विद्यालय में कोई और अध्यापक इसी समय पे लॉगिन करेंगे तो उनको क्लास 5th को वो नहीं, उस 5th पे कार्य नहीं कर सकते। ये इसलिए किया गया कि हम सेम टाइम पे हमने भी लॉगिन कर लिया, 5th क्लास ले ली, और ऐसा ना हो कि जो हमारे विद्यालय में दूसरे अध्यापक हैं वो भी उस क्लास को सेम प्रोसेस में ले लें, तो हम 5th क्लास का हम भी कार्य कर दें, 5th क्लास का वो भी कार्य कर दें। इसलिए इस सिस्टम को हमने जब क्लास अलॉटमेंट कराया तो उसी समय हमने उसको सर्वर पे अपने यहाँ पे डेटा पे भेज दिया, जिससे कि दूसरे अध्यापक लॉगिन करें तो उनको मिल जाए। उसके बाद हम नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे कार्य करना। मैंने क्लास 5th सेलेक्ट की थी जिसमें 4 ही बच्चे थे, इसलिए अब हमको 4 ही बच्चों पे काम करना है। बाकी बच्चे मैंने क्लास अलॉट नहीं की अपने आप की, तो मुझे कार्य नहीं करना है। मैं एक से ज्यादा भी क्लास अपने आप को अलॉट कर सकता हूं। और उसके बाद ऊपर आप देखेंगे कि एक एडिट का ऑप्शन है कि आपने 2 दिन काम किया, 2 दिन बाद हो सकता है आपके यहाँ 2 बच्चे और एडमिशन हुआ हो, तो आप इस एडिट के बटन पे जाके उन 2 बच्चों का यहाँ पे कि बॉयज या गर्ल्स, उनका एनरोलमेंट यहाँ पे आप अपडेट कर सकते हैं कि हमने 2 बच्चों का और एनरोलमेंट कराया, जिससे कि हम ये जान सकेंगे आपको अब उन 2 बच्चों पे और कार्य करना है। इसके बाद आपको जो कार्य करना है वो कार्य करना है अभिभावक माता पिता का डेटा भरे और प्रमाणित करे पे। इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको 4 बच्चों की डिटेल दिखेगी, विवरण दिखेगा, जिसमें आपका एसआर नंबर दिखेगा, जिससे आप अपने रजिस्टर से पहचान सकते हैं कि दिव्या है, उनका एसआर नंबर यही है, क्लास 5th है, डेट ऑफ बर्थ ये है, जेंडर उनका ये है। उसके बाद विवरण भरे का एक आपको आगे बटन दिख रहा होगा, विवरण भरे पे आप क्लिक करेंगे तो आपको उनकी पूरी डिटेल खुलेगी जो आपने प्रेरणा पोर्टल पे दर्ज कर रखी है कि दिव्या है, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, क्लास है। इसमें आपको उनका एड्रेस भरना है, जिससे कि विलेज और पोस्ट मिलाते हुए आपको एड्रेस इसमें फिल करना है, भरना है। उसके बाद अभी हम ये मान के चलते हैं कि जिस ब्लॉक में आपका विद्यालय है तो बच्चा भी उसी ब्लॉक का होगा, लेकिन अगर किसी कारणवश हो सकता है आपका विद्यालय इस ब्लॉक में पड़ता हो, बच्चा किसी और ब्लॉक का है, तो आप उसके एड्रेस में चेंज कर सकते हैं। आपको सारे ब्लॉक आप जिले के दिखेंगे। अगर आपको हो सकता है किसी कारणवश से जिला ही दूसरा हो उस बच्चे का, कि वो सहारनपुर में तो आप रह रहा है लेकिन हो सकता है किसी बगल जिले का हो, तो आप उसका जिला भी चेंज कर सकते हैं। आपको यहाँ पे सारे जिले भी दिखेंगे कि जो भी जितने जिले हैं हमारे उत्तर प्रदेश में, आपको सारे जिले भी यहाँ पे प्रदर्शित होंगे, तो आप उनका जिला भी चेंज कर सकते हैं। ये हमने ऑटोमेटिक उठा के आपको दे दिया कि अधिकांश बच्चे उसी ब्लॉक के होंगे। इसके बाद आप लोगों ने प्रेरणा पोर्टल में जिन बच्चों का मार्किंग कर रखी है कि वो राशन कार्ड में किस कैटेगरी के, एपीएल, बीपीएल, अंत्योदय, और हमने इसमें एक ऑप्शन और रख दिया नन ऑफ दीज। इसका मतलब ये कि हो सकता है उनके पास राशन कार्ड ना हो किसी भी श्रेणी का, तो वो उसको नन ऑफ दीज को सेलेक्ट कर देंगे कि इनके पास राशन कार्ड नहीं है। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है, यदि छात्र से संबंधित जानकारी में कोई त्रुटि है तो उसको सही करने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। ये हम लोग ने इस चीज को देखते हुए रखा कि जब शुरू में प्रेरणा पोर्टल में पंजीकरण कराया तो बच्चों का कभी एसआर नंबर गलत हो गया, डेट ऑफ बर्थ गलत हो गई उस समय रजिस्टर करते समय, तो हमने इस ऑप्शन को यहाँ पे रखा। अगर आपके
यहाँ पे ऊपर विवरण में जो दिया हुआ है बच्चे की सारी इंफॉर्मेशन सही है तो आप इसको नो करेंगे। अगर बच्चे की इंफॉर्मेशन आपको लगता है कि नहीं, बच्चे की हमारी इंफॉर्मेशन ऊपर गलत दिख रही है, एसआर नंबर गलत दिख रहा है, उसकी डेट ऑफ बर्थ गलत दिख रही है, नाम गलत दिख रहा है, वो तो इस समय क्लास 5th में नहीं 6th में बच्चा है हमारे यहाँ, तो आप उसको यहाँ पे सही कर सकते हैं। आपने डेट ऑफ बर्थ को ऑप्शन को चूज किया, तो चुना और उसकी सही डेट ऑफ बर्थ जन्म तिथि यहाँ पे एंटर कर दी जो आपके पास आज की स्थिति में है। फिर आपको लगता है नहीं, उसकी क्लास भी गलत थी, नाम भी गलत था, जेंडर भी उसका गलत था, एसआर नंबर भी गलत है। आपने देखा नहीं हमारे पास उसकी उस समय की सारी चीजें अपडेट नहीं थी, उस समय किसी त्रुटिपूर्ण प्रेरणा पे दर्ज हो गई। तो आप ये सारी चीजें यहाँ पे भर देंगे। आपको उससे घबराने की जरूरत नहीं है कि उसके ऊपर इंफॉर्मेशन गलत है, ऊपर दी गई जानकारी गलत है। उसके कारण से आप परेशान नहीं होंगे कि अपने बीओ खंड शिक्षा अधिकारी को आप कॉल करें, या इसीलिए हमने वो ऑप्शन यहाँ पे दे दिया। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है कि जो आप आधार गार्जियन का ले रहे हैं, जिससे कि आपका उनका कंसेंट लेना है, इस पे आपको टिक उसमें लिखा हुआ है कि मेरे द्वारा उक्त छात्र के अभिभावक को बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित डीबीटी योजना के तहत अभिभावक के आधार कार्ड नंबर का प्रयोग केवल सत्यापन हेतु करने की सहमति लेते हुए सहमति पत्र की छायाप्रति विद्यालय में संचित करने की जानकारी दी गई है। इसका मतलब ये है कि हम उनका जो आधार लेंगे, जो छायापत्र ली, उसका प्रयोग सिर्फ हम डीबीटी योजना के लिए करेंगे, इसके अलावा उनका हम प्रयोग कहीं भी नहीं उसका करेंगे। इस पे आप एक्सेप्ट करेंगे तो आपको नीचे दिखेगा कि हम जो जानकारी आधार में भरने जा रहे हैं उससे बच्चे का रिलेशन क्या है, नाता क्या है। हो सकता है उसके फादर का, पिताजी का अकाउंट हो, माताजी का अकाउंट हो, किसी कारणवश हो सकता है बच्चे के माता पिता ना हो, तो आप उनके दादा दादी का आधार भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर उन बच्चे के माता पिता जीवित हैं तो आपको माता या पिता के आधार का ही प्रयोग करना है। ठीक है, इस तरीके की आपके सारी जानकारी भरते हुए आगे बढ़ना है। पिन कोड भरना है जहां पे उसका एड्रेस पता है। जानकारी में मैंने आपको दिखाया, अगर कोई जानकारी बच्चे में त्रुटि है तो उसको आपको यस पे करते हुए जो भी त्रुटि है उस पर मार्क करते हुए उस त्रुटि को यहाँ पे भरना है, जिससे कि सिस्टम उस त्रुटि को ऑटोमेटिक सही कर देगा। अब अगर आपके पास जो आपने छाया प्रति ली है, अगर आपके पास ओरिजिनल आधार की कॉपी लेके कोई अभिभावक आया है तो उसको आपको मैनुअल एंट्री करने की जरूरत नहीं होगी, तो आप उसको स्कैन भी कर सकते हैं। इस तरीके से स्कैन करेंगे तो एक कैमरा खुलेगा जिसमें कि हम आधार के क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे तो वो सारी आधार की इंफॉर्मेशन, जिसमें आधार नंबर, गार्जियन का नाम जो आधार में लिखा होगा, अभिभावक का नाम, उसका जेंडर यानी कि मेल है फीमेल है, वो अपने आप सिस्टम आधार से उठा लेगा। अगर आपके पास फोटोकॉपी है तो आपको मैनुअल एंट्री करके उसको दर्ज कर देना है। उसमें आधार नंबर लिखना है, नाम लिखना है। नाम में ध्यान देंगे ध्यान पूर्वक कि जो आधार कार्ड में लिखा है, जैसे अभी आप देख रहे होंगे मैंने गुरविंदर स्पेस सिंह, तो अगर आधार में भी गुरविंदर स्पेस देके सिंह लिखा है तो आपको गुरविंदर स्पेस सिंह देके ही लिखना है। अगर आपके आधार में सिंह नहीं लिखा है तो आपको सिंह नहीं लगाना है। हो सकता है जनरल वे में अपने नाम के आगे सिंह लगाते हो, लेकिन आधार में आपके नहीं है तो आपको आधार में नहीं लगाना है। जिस अवस्था में आपके आधार में नाम लिखा है
उसी अवस्था में आपको यहाँ पे दर्ज करना है। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर जो कि सक्रिय हो, जिसपे कि हम सारी जानकारी आपको दे सकें कि आपके डीबीटी में आधार में क्या प्रोग्रेस है, आपका जब हमने फंड ट्रांसफर हुआ तो हम आपको सारी जानकारी इस नंबर पे दे सकें। और अपने आपको जो नंबर दर्ज करना है वो अभिभावक का ही नंबर दर्ज करें, क्योंकि पीछे ये होता है कि हमारे पास किसी पड़ोसी का नंबर दर्ज कर दिया है तो आप अपने उसकी जानकारी नहीं जान पाएंगे कि कोई भी अगर आपको विभाग के द्वारा जानकारी दी जाएगी कि आपका जो खाते में पैसा गया है वो सब आप नहीं जान पाएंगे। इसलिए सुनिश्चित कर लें कि नंबर वही दें जो चल रहा हो वर्तमान में। इसके बाद आप क्लिक हेयर टू वेरीफाई आधार पे बटन को क्लिक करेंगे, तब आपको ध्यान देना है कि सिस्टम में आपके इंटरनेट की सुविधा होनी चाहिए इस समय। क्यों? क्योंकि ये आधार के बात करता है कि जो आपने आधार नंबर नाम डाला है वो सही है या गलत है। गलत होगा तो आपको पुनः चांस, एक बार प्रयास का मौका देगा, फिर आप करेंगे तो फिर मौका देगा। लेकिन आपको ध्यान पूर्वक देख लेना है कि सही है। अगर सही है तो एक बार में ही आपका आधार वेरिफिकेशन कर देगा। जैसे मैंने क्लिक हियर टू वेरिफिकेशन किया, इसमें भी हम एक बार पूछते हैं कि आपने ये आधार नंबर डाला है, ये गार्जियन नेम है, ये जेंडर है, ये आपका मोबाइल नंबर है। अगर इसमें भी लगता है आपको नहीं गलती से गलत हो गया है तो आप इसको पुनः कैंसिल कर सकते हैं और यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। लेकिन आपको लगता है नहीं सही है तो आप प्रोसेस के उस पर क्लिक करेंगे। ये आपको तुरंत आपको वहीं पे बताएगा कि आपका सफलतापूर्वक प्रमाणित हो गया। आपका यहाँ पे आपका जो आपने आधार दिया था वो सफलतापूर्वक प्रमाणित हो चुका है। अब नीचे आपकी बैंक इंफॉर्मेशन है। बैंक इंफॉर्मेशन इसलिए है कि जो आप आधार दे रहे हैं तो आप वही खाता संख्या नीचे दें जिसमें आपका आधार लिंक हो। यानी तो ऐप में हम लोग बैंक डिटेल भरने की स्थिति में थे, उसमें हम लोग कंटिन्यू करेंगे। फिर और इम्पोर्टेंट चीजें होंगी तो समय समय पर मैं फिर आपको बताता रहूंगा। जैसा कि आपने लास्ट स्क्रीन शेयरिंग तक देखा था कि हमने आईएफएससी कोड भरा था, तो उस आईएफएससी कोड वाले प्रोसीजर में आपको सिर्फ बैंक अकाउंट का, जो कि अभिभावक की बैंक खाता पासबुक में आईएफएससी कोड मेंशन्ड होता है, उसी को देखते हुए वहां पर जब भरेंगे तो बैंक की शाखा का नाम और बैंक का पता दोनों ही वो अपने आप उठा लेता है। उसके बाद जिस भी बैंक का आप अकाउंट नंबर भर रहे हैं, यहाँ से वो ऑलरेडी उसमें दिया गया है। जैसे कि अगर आप इलाहाबाद बैंक का भर रहे हैं तो 11 डिजिट का अकाउंट नंबर होता है, तो वो उसमें अपने आप वो सिर्फ 11 ही डिजिट लेता है। तो बहुत ही ध्यानपूर्वक जो भी अभिभावक के बैंक खाता पासबुक में आपको अकाउंट नंबर दिख रहा है उसको भरे। अकाउंट नंबर आपसे 2 बार पूछा जाता है, ध्यान रहे कि दोनों बार आप सही अकाउंट नंबर भरेंगे तभी वो मैच करेगा। उसके बाद आपको सेव एंड अपडेट का बटन जो होता है उसको दबा के उसको फॉर्म को सेव कर देना है। आप जब फॉर्म को सेव कर देंगे तो आप वापस से इसी स्क्रीन पे पहुंच जाएंगे जो कि अभी आपको दिखाई दे रही है। आपको आप ये ऊपर जो अभिभावक माता पिता का डेटा भरे और प्रमाणित करेगा ऑप्शन दिख रहा है, इस पे आप जब चेक करेंगे तो देखिए जिस बच्चे का अभी हमने सारा विवरण भरा है, जिसके अभिभावक का हमने आधार कार्ड का सत्यापन किया था, उनके बैंक अकाउंट का अभी इंफॉर्मेशन ली थी, उसके आगे आप विवरण भरे की जगह प्रमाणित करें आ रहा है लिखकर। जब आप प्रमाणित करे पे क्लिक करेंगे तो आप प्रमाणित करे पे जब क्लिक करेंगे तो ये आप उसको फाइनली बीओ के लेवल पे आप उसको भेज रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पर प्रमाणित करे पे क्लिक करूंगा तो देखिए जो इन्फॉर्मेशन आ रही थी उस छात्र की वो यहाँ दिखने लगेगी। आपको प्रोसीड के बटन पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप प्रोसीड के बटन पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रमाणित छात्र मतलब जितने बच्चों का शिक्षक द्वारा प्रमाणीकरण हो जाएगा उनका काउंट यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ऊपर 3 बच्चों का काउंट हमारे पास हो गया है 4 की जगह पे, और 1 काउंट प्रमाणित छात्रों में आ जाएगा। तो जैसे जैसे आप अपने नामांकित छात्रों का प्रमाणीकरण करते जाएंगे वो छात्र आपके प्रमाणित छात्रों में दिखने लगेंगे। मैं जैसे प्रमाणित छात्र का अभी आपको रिपोर्ट खोल के दिखाऊंगा तो देखिए इसमें
आपको प्रमाणित छात्र में जो जिस बच्चे का हमने अभी आधार गार्जियन का आधार का सत्यापन किया था वो यहाँ पे दिखने लगेगा। जब ये डेटा आपका सिंक हो जाएगा तब ये आपको यहाँ बीओ में भेजे गए प्रमाणित छात्रों में दिखने लगेगा। ये डेटा हर 1 घंटे में सिंक होता है। आपको अपने द्वारा किए गए सारे ही सत्यापन प्रमाणित छात्र में दिखने रहेंगे। 1 घंटे बाद आपको यहाँ पे सारे बच्चे जितने जो आपने प्रमाणीकरण कर दिया वो यहाँ पे दिखने लगेंगे। आपको जैसे इंफॉर्मेशन उनकी प्रिंट करनी है जिनका आपने प्रमाणीकरण कर लिया है, तो आप यहाँ इस बच्चे के आगे दिए गए एरो पे क्लिक करेंगे। इसमें उसकी सारी इंफॉर्मेशन जो आपने भरी थी, पूरा फॉर्म एज इट इज आपको यहाँ पे दिखने लगेगा, जिसमें आपने जो उसका पिन कोड भरा था, क्लास भरी थी, गार्जियन नेम भरा था, गार्जियन का मोबाइल नंबर, उसका अकाउंट नंबर, उसका ब्रांच नेम, सब कुछ यहाँ पे आपको यहाँ पे प्रोवाइड करता है। इसको आप प्रिंट कर सकते हैं यहाँ पे, या पीडीएफ भी बना सकते हैं। इसको आप आगे व्हाट्सएप पे भी फॉरवर्ड करा जा सकता है। इसके अलावा इस डैशबोर्ड में आपको 2-3 रिपोर्ट्स और दिखाई देती हैं। हो सकता है कि जैसे कि किसी अभिभावक का आधार कार्ड सत्यापन आप करने का ट्राई कर रहे हैं, पर 3-4 अटेम्प्ट के बाद भी उस अभिभावक का आधार सत्यापन नहीं हो पा रहा है, तो वो सारे ही बच्चे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अप्रमाणित छात्र हैं, वो सारे बच्चे यहाँ अप्रमाणित छात्रों में दिखाई देने लगेंगे। इनका आपको ऑप्शन बाद में दिया जाएगा, जिसको आप इनमें पुनः आप इनका सत्यापन कर सकते हैं। इसके बाद आप नीचे की तरफ देखेंगे तो सबसे पहले रिपोर्ट जो है बीओ को भेजे गए प्रमाणित छात्र। जितने भी छात्र शिक्षक द्वारा यहाँ पे प्रमाणित किए गए हैं, वो सारे ही बीओ को फॉरवर्ड ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। जैसे आपका डेटा सिंक होगा ऐप से, ये बीओ में प्रदर्शित होने लगेंगे। हो सकता है किसी बच्चे का जब बीओ सत्यापन कर रहे हो तो हो सकता है उन्हें कोई त्रुटि लगे, जिसकी वजह से वो उनका रिकॉर्ड वापस भी भेज सकते हैं। हो सकता है एक बच्चा जो आपके ब्लॉक में या आपके विद्यालय में नामांकित हो, वो किसी और विद्यालय में भी नामांकित हो सकता है। तो अगर बीओ को ऐसा लगता है कि वो छात्र 2 जगह इस एक ही छात्र 2 जगह नामांकित है, तो वो छात्र का रिकॉर्ड टीचर को वापस भी भेज सकते हैं। इसके बाद सबसे नीचे आपको पीएफएमएस द्वारा वापस भेजे गए कुछ छात्र जैसे कुछ रिकॉर्ड्स वापस भेजे जाएंगे। हो सकता है किसी अभिभावक का जो खाता है वो आधार से सीडेड नहीं होगा, तो जब हम बीएसए द्वारा आपका बच्चे का जो खाता की संख्या है वो डाली जाएगी पीएफएमएस पोर्टल पे, तो वो प्रदर्शित कर देता है कि ये खाता आधार से सीडेड है कि नहीं है। जितने भी खाते जो कि आधार से सीडेड नहीं होंगे वो आपको इस रिपोर्ट के अंदर दिखने लगेंगे। इस रिपोर्ट में आपको उन सभी अभिभावकों को बुला के ये कहना है कि आप अपने बैंक खाते को आधार से लिंक करवा दें और उसको वापस से लेकर आएंगे, तब आप उसका दोबारा से सत्यापन करेंगे। ये आखिरी में आपको ये इसमें देखिए इस तरह से 3 रिपोर्टें आपको यहाँ पे प्रदर्शित होंगी। इसमें आपके जिनके भी बैंक अकाउंट खाते सीडेड नहीं है उनका इंफॉर्मेशन यहाँ पे सबसे ऊपर अनसीडेड आधार बैंक खाता में आपको दिखाई देंगी। नीचे जितनों को सफल भुगतान हो जाएगा उनके रिपोर्ट यहाँ पे आएगी। हो सकता है कोई बैंक अकाउंट बहुत टाइम से यूज ना हुआ हो तो वो डॉर्मेंट हो जाता है, जिस वजह से उसमें पैसा ट्रांसफर नहीं हो पाता है, तो उनकी भी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ विफल भुगतान में मिल जाएगी। सबसे लास्ट में आपको यहाँ पे सर्वर पे भेजे गए रिपोर्ट्स का इंफॉर्मेशन मिलती है। हो सकता है कभी कभी आप ऐसे नेटवर्क जोन में हो जहाँ पे इंटरनेट आपको नहीं मिल रहा हो, आपको इसके अंदर जाना है। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिखाई देते हैं, सर्वर पे नहीं भेजे गए रिपोर्ट्स और सर्वर पे भेजे गए रिपोर्ट्स। क्योंकि हमारी तरफ से अभी ये इंफॉर्मेशन सर्वर में भेज दी गई है, इसलिए सर्वर पे भेजे गए रिपोर्ट्स में दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप जहाँ पे जिस विद्यालय में काम कर रहे हो वहाँ पे इंटरनेट की कनेक्टिविटी अच्छी ना हो, तो वो आपको यहाँ पे सर्वर पे नहीं भेजे गए रिपोर्ट्स में दिखाई देता रहेगा। आप जैसे ही किसी नेटवर्क जोन में आते हैं, आपको इंटरनेट मिलता है, आप यहाँ पे जाके उन सभी इंफॉर्मेशन के ऊपर सिंक करने का ऑप्शन दिया गया है, क्लिक हियर टू सिंक लिखा होता है वहां पे। तो आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो वो डेटा ऑटोमेटिकली सर्वर पे चला जाता है। ये पूरी प्रक्रिया जो है आपको ये यहाँ तक आपको पूरा एक शिक्षक द्वारा की जानी है। जितने भी बच्चे आपको बीओ द्वारा वापस भेजे जाएंगे उनका पुनः प्रमाणीकरण अभिभावक का आधार सत्यापन करना होगा। जितने भी आपके अभिभावकों के रिकॉर्ड्स पीएफएमएस से लौट के आएंगे जिसमें आधार सीडिंग नहीं होगी, उतने अभिभावकों को आपको बुला के उनको ये इन्फॉर्मेशन देनी होगी कि आपका बैंक खाता आधार से लिंक्ड नहीं है। इसको जाके जो आपकी नजदीकी शाखा है उस बैंक की, वहां जाके इसको लिंक करवा लें और वापस आके आपको वो इन्फॉर्मेशन और अपना आधार और बैंक खाते की पासबुक देके उसका सत्यापन करवा लें।
डीबीटी ऐप में फिलहाल इतना ही जरूरी है जो बहुत ही ध्यानपूर्वक किया जाना है